Hello and namaskar दोस्तों, a very warm welcome to our classes that is Rupendra's analysis of the week. मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत and we are back with a packed episode lined up with some latest news and insightful analysis. So dear friends, हम इस चैनल पे जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ओवरऑल ग्रोथ पे भी फोकस करेंगे। तो गाइस, आपको पता है ये जो हमारा सीरीज़ है इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ आपको न्यूज़ प्रोवाइड कराने पर ही नहीं है, बल्कि आपको ओवरऑल ग्रोथ भी फोकस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इस बढ़त लेते हुए इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कोट है वो शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक कोट मैंने पुट किया है, वी मस्ट फाइंड पॉजिटिविटी इन bleakest सिचुएशंस एंड लिव बाय द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, ये जो कोट है वो मैंने लिया है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट जो किताब है, वहाँ से मैंने ये कोट लिया है। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि ज़िंदगी में कई बार मैं अगर आपको कहूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर कहना तो बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहना है, बट समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे पॉजिटिव नहीं रहा, मतलब आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख सकते। लेकिन देखिए, ये जो कोट है ये आपको एक तरीका देगा कैसे। जैसे कि आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप आज रात को सोएंगे, अगर आप सुबह उठ जाते हैं तो उस सिचुएशन में यू मस्ट फील वेरी लकी। आप अपने आप को बहुत लकी, आप अपने आप को बहुत खुश नसीब समझिए कि आप जब रात को सोए थे उसके बाद में सुबह उठे हैं। आपको आइडिया भी नहीं होगा इस बारे में कि शायद कितने ही लोग जो रात को सोए थे वो शायद सुबह नहीं उठ पाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस चीज़ के माध्यम से कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड जब पॉजिटिव रह सकते हैं। देखिए, आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड रखेंगे अपनी ज़िंदगी को लेकर, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करेंगे। जैसे कि इस कोट के अंदर लिखा भी है, वी मस्ट फाइंड पॉजिटिविटी। हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। जैसे हम रात को सोए थे और हम सुबह उठ गए हैं, तो इस बात का हमें ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे भगवान को, हमारे अल्लाह को, या आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसमें हमें उस चीज़ का धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि हम जब सोए थे रात को उसके बाद में हम सुबह उठ भी गए। या फिर आपको एग्जांपल एक और देता हूँ इसका कि मान लीजिए कि अगर आप आज खाना खा सकते हैं या फिर आपके घर पे कोई आता है तो आप उसे खाना खिला भी सकते हैं, तो आप अपने आप को बहुत लकी समझिए इस चीज़ को लेकर। आपको पता है गाइस कि एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से अराउंड 800 मिलियन जो लोग हैं वो एक टाइम का खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये बहुत आपको लगता होगा बहुत छोटी चीज़ है कि हम सुबह उठ जा रहे हैं, खाना खा ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि ये बहुत ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ है। आपको इस चीज़ के लिए अपने भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो आई होप गाइस कि आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा ध्यान देंगे, इस चीज़ पे आप थोड़ा चिंतन करेंगे इस थॉट पे, तो आपकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी है उसके अंदर एक 1 स्टेप जो है ऐड होता जाएगा। कल भी हमने किसी एक कोट के बारे में बात की थी, आज भी एक कोट जो आपकी और पर्सनल ग्रोथ पे जो काफ़ी इफेक्ट डालेगा, आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, वो ये कुछ हम कोशिश करते रहेंगे हर पूरे इस सीरीज़ के अंदर कि आपको हर रोज़ एक नया कोट और उस कोट को लेकर कैसे ज़िंदगी में आप अपना पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं उस चीज़ को लेकर बात करेंगे। सो दोस्तों, ये था इस कोट के बारे में जो मैंने आपको बताया। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस सीरीज़ में मेरा एम है कि मैं आपको वेरियस फील्ड्स की जो है नॉलेज दूँ, ठीक है, प्रोवाइड करा सकूँ। सो इसीलिए इस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों से एक जो हमारा डिस्कशन है स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुट करूँगा जो कि रिलेटेड होगा ट्रेंडिंग न्यूज़ से, विच इज़ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। जो भी हॉट टॉपिक्स होंगे, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होगी जो हमारे आसपास चल रही है, उससे रिलेटेड आपको एक सवाल पूछूंगा। इसका जवाब अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एंड हाउएवर, अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है या आप ये जो सवाल है इसके बारे में अवेयर नहीं है,
तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इस बारे में थोड़ा रिसर्च करें, उसके बाद में इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों इससे होगा क्या कि जब आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आप इस चीज़ को ज़्यादा समय तक जो है रिटेन कर सकेंगे। जैसा कि आज का सवाल है कि हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर आपको पता है इसका आंसर तो अभी के अभी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि एक कंफर्मेशन हो जाए। साथ ही अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट बिग डील। अगर आपको पता नहीं है तो आप अभी रिसर्च कीजिए इस बारे में और उसके बाद में आके इसका आंसर लिखिए। उससे होगा क्या कि आप जो भी आंसर है उसको आप रिटेन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सवाल और ये जो सवाल था ये भी करंट से रिलेटेड है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये जो चीज़ है ये हॉट परस्यूट में है, मतलब अभी हॉट ट्रेंडिंग में चल रही है चीज़, अभी आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों हमारी डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एंड एडिटोरियल्स हैं, साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ हेडलाइंस को भी। सो लेट्स मूव टू इन डेप्थ एनालिसिस सेगमेंट। आज के एडिटोरियल्स न्यूज़, आज 13 सितंबर 2023 का दिन है और हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो है ड्रॉप द बैड आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। देखिए दोस्तों, आपको जो हेडलाइन समझ के भी समझ में आ रहा होगा कि ड्रॉप द बैड आइडिया मतलब हमें क्या करना है, बैड आइडिया ड्रॉप करना है किसका, साइमल्टेनियस इलेक्शन का। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से या मैं कहूँ पिछले कुछ समय से हमारे भारत के अंदर एक बात चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो हम देखते हैं ना कि कई स्टेट्स में जैसे आपको पता है चुनाव हो गए हैं, जैसे कर्नाटक में हुआ या कुछ स्टेट्स में भी होने वाले हैं, उसके बाद में जो लोकसभा के चुनाव है वो होंगे। तो ऐसे पूरे साल भर साल कभी किसी का, कभी किसी स्टेट का, कभी किसी और यूनियन टेरेटरी का, ऐसे मतलब जैसे दिल्ली के अंदर है तो चुनाव होते रहते हैं। ऐसे क्या होता है कि जो बर्डन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो बढ़ता है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि क्या हमारे देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उससे हमको पता चल रहा है कि हमको इसके बारे में कुछ कौन सी मिलने वाले हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ही मिलने वाले हैं, क्योंकि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो कैसे नेगेटिवली अफेक्ट करेगा हमारे देश को, इस बारे में। तो दोस्तों हाल ही में हुआ क्या है कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, वो जो कि क्या करेगी, उसका कमेटी का काम हो कि वो रिव्यू करेगी इस चीज़ को कि कैसे जो प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के, उसके बारे में रिपोर्ट बना के वो सबमिट करेगी। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा सेकंड पॉइंट है कि प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड बी रिड्यूस इलेक्शन कॉस्ट एंड इनेबल बेटर गवर्नेंस। तो देखिए किसी भी चीज़ के हम दो हिस्से देखते हैं, या तो प्लस या नेगेटिव। तो जो लोग इस वन नेशन वन इलेक्शन में जो पॉजिटिव चीज़ ढूंढ रहे हैं उनका कहना है कि जो इलेक्शन का खर्चा है वो तो डेफिनेटली कम होगा ही, साथ में इनेबल करेगा बेटर गवर्नेंस। तो ये तो देखिए कि इलेक्शन कॉस्ट का जो है वो तो डेफिनेटली कुछ परसेंट तो खर्चा कम होगा ही जब हम एक साथ एक ही बार इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन इनेबल बेटर गवर्नेंस का क्या मतलब है, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे कि ये देखिए बेटर गवर्नेंस, इसका मतलब क्या है कि जब सरकार कोई भी सरकार जब रूल में आती है तो वो कम से कम 5 साल के लिए रूल करती है। अगर हमने एक बार वोट दिया है, किसी को जिताया है, तो कम से कम 5 साल की सरकार है। अब होगा क्या कि जब मान लीजिए कि इलेक्शन कैंपेनिंग में भी टाइम जाता है, सरकार के जो मंत्री वगैरह हैं वो सब अपना प्रचार प्रसार भी करते हैं वोट के लिए, उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। तो इससे होगा क्या, जब एक ही बार में इलेक्शन होगा तो सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या फिर चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो अपनी गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे बजाय कि अपना टाइम वेस्ट करने के कैंपेनिंग में या इन सब चीज़ों में। तो ये एक बेटर गवर्नेंस का टाइम देगा इनको। जैसे मान लीजिए कि अगर 4.5 साल के लिए अगर सरकार काम करे तो सिर्फ 5 महीने के लिए वो अपना जो है कैंपेनिंग कर पाएगी। नहीं तो होता क्या है कि कभी किसी इलेक्शन में मान लीजिए कि अभी आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान में जो असेंबली इलेक्शन है वो होने वाले, तो अभी आपको पता है कि बीजेपी के या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं वो आएंगे यहाँ पे कैंपेनिंग लिए, जैसे तो चल ही रही है वैसे ही, लेकिन जब आएगी तो डेफिनेटली अभी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आएंगे या नेता आएंगे, फिर यहाँ पे कैंपेनिंग करेंगे, फिर जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो वहाँ कैंपेनिंग होंगे, तो टाइम का भी वेस्ट होता है उसके अंदर। तो ये बताया गया है कि कैसे जो है पॉजिटिव
साइड्स बताए गए हैं, ये 2 पॉइंट्स। साथ ही में क्रिटिक्स देख लेते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फाइनेंशियल सेविंग्स तो होगी बट वो काफ़ी कम होगी एंड इट माइट नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिशियंस कैंपेनिंग इन स्टेट इलेक्शन। देखिए, अभी जो क्रिटिक्स हैं उनका ये भी कहना सही है कि ज़्यादा आप सेविंग तो नहीं कर पाएंगे पैसों को लेकर, या फिर देखिए जैसे कभी भी कोई इलेक्शन होता है तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो स्टेट पुलिस है, उन सब का काम बढ़ जाता है, तो सभी को ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ऐसे में जो खर्चा है वो तो कम नहीं होगा, बट ये ऑल्सो जो है प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आज की तारीख में अगर किसी नेता को, लेट्स से कि मोदी जी को अगर अपनी बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी पार्टी का अगर उनको कैंपेनिंग करना है तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। उन्हीं को नहीं, आप किसी भी, जैसे हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, कोई भी नेता है, जैसे राहुल गांधी मान लीजिए, तो आप उनको रोक नहीं सकते हैं कि आप इसी स्टेट में जाके आप कैंपेनिंग नहीं करेंगे। वो लोग करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सब पार्टी जीतने के लिए ही तो कम्पीट करती हैं, तो वो क्यों ना करें। इसीलिए ये जो क्रिटिक्स का कहना है ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, क्रिटिक्स हाईलाइट द इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ रिजिड इलेक्शन टाइम टेबल विद द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर गवर्नमेंट मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ। ये देखिए, ये दोस्तों वही जो हमने डिस्कस किया अभी तक कि जो रिजिड टाइम टेबल है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि जो इलेक्शन होते हैं वो एक पारी में नहीं होते, अलग अलग पारी में होते हैं। जैसे कई बार होता है कि कई जिलों का, आज जैसे एक पूरा स्टेट मान लेते हैं, लेट्स से कि कोई एक्स स्टेट है, उसके अंदर मान लेते हैं कि 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन में हो जाएंगे इस 26 डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन। कहीं के आज होंगे, कहीं होंगे कल होंगे, कहीं होंगे 4 दिन बाद होंगे, ऐसे टाइम तो जाएगा। तो एक रिजिड टाइम टेबल बनाना पॉसिबल नहीं होगा। सेंटर का इलेक्शन का, जब स्टेट का इलेक्शन एक साथ कराने जा रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही दिन में करा लेंगे। तो इसके लिए काफ़ी रोबस्ट जो है प्लानिंग चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट्स है इसको लेकर। 2 solutions involving imposing president's rule or holding new elections with shorter terms, both of which have drawbacks। देखिए दोस्तों, अब राइटर ने जो ये पॉइंट दिया है उसका मतलब उसका जो आपको सिग्निफिकेंस बताऊँ इसके अंदर ये है कि जब मान लीजिए कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नेता थे, उनकी आपस में नहीं बनी, ठीक है, उनकी जब आपस में नहीं बनी तो ऑब्वियस सी बात है सरकार गिर जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो उसमें सरकार गिर जाती है। जब आपस में एक दूसरे नेता की नहीं बनती है तो सरकार ऑब्वियसली गिर जाती है। तो उसके बाद होगा क्या, मान लीजिए लेट से अभी इलेक्शन हुए हैं और अगले 3-4 महीनों में ही ऐसा कुछ केस सामने आ जाता है, तो होगा क्या, प्रेसिडेंट इलेक्शन लग जाएगा वहाँ पे, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा वहाँ पे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगले 4.5 साल तक हम सिर्फ प्रेसिडेंट रूल लगा रहेंगे, फिर काहे की डेमोक्रेसी और काहे का फेडरलिज्म, ये सब तो कहीं रहा ही नहीं। और बात करें दूसरे जो चीज़ है कि प्रेसिडेंट रूल या फिर होल्डिंग न्यू इलेक्शन, तो ऐसे बार बार इलेक्शन करवाना भी सही नहीं होगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ना कि एक 1 नेशन 1 इलेक्शन, मान लीजिए कि कहीं पे पूरे स्टेट के अंदर और सेंटर के बीच में एक ही टाइम पे इलेक्शन हुआ, और मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर 5-6 महीने में ही सरकार गिर गई, तो ऐसा थोड़ी होगा कि अगले 4.5 साल के लिए हम वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा के रखेंगे या फिर जो है हर 5-6 महीने में लगने इलेक्शन कराएंगे। तो ये भी एक पॉइंट जो है आप इसके बारे में विचार कीजिएगा कि ये पॉइंट किस हिसाब से, मतलब ऐसे तो सही ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है तो आप इस पर चिंतन कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन कुड लीड टू एन इंक्रीज इन द हॉर्स ट्रेडिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो दोस्तों, अभी जब हमने टॉपिक की बात की थी, जैसे टॉपिक में आपने देखा कि ये ड्रॉप द बैड आइडिया, तो ये जो भी हम देख रहे हैं क्रिटिक्स ही हैं, ये सब जितने भी हमने अभी तक पॉइंट डिस्कस किए ये सब क्रिटिक्स ही है कि क्यों नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं हमारे देश में जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा। तो ये सब हमने देखा। साथ ही में एक यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्स ट्रेडिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब हॉर्स ट्रेडिंग से क्या मतलब, हॉर्स ट्रेडिंग से मतलब होगा क्या कि जब मान लीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का कोई अभी चल रहा है, मान लीजिए कि हमारे कंट्री में अप्लाई हो गया, उसके बाद होगा क्या, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है कि नेताओं का एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना। अब ऐसे में होगा क्या कि मान लीजिए किसी के पास डोमिनेंस है किसी एरिया में किसी नेता के पास में, तो जब हम पहले भी इस चीज़ को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ बयान दिए थे या अपना फैसला सुनाया था, लेकिन ये कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाए इसका तो कोई आइडिया अभी तक नहीं लग पाया। बट जो हॉर्स ट्रेडिंग है, यानी कि नेता की अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, वो भी हायर प्राइसेस पे, तो उस टाइम पे डेफिनेट सी बात है कि सब अपनी पार्टी को जिताना चाहेंगे, तो इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो भी
ऑब्वियस सी बातें बढ़ ही जाएगी। सब जो जीते हुए नेता हैं उनको अपनी अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगे, वो भी हायर प्राइस पे। तो ऐसे में जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। द आर्टिकल ऑल्सो आर्ग्यूज अमंग साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसका यही सारांश निकला अभी तक कि हमने अभी तक इतने नेगेटिव पॉइंट्स देख लिए हैं कि अगर ये हम इनेबल कर भी दें तो फिर कैसी फेडरलिज्म और कैसी डेमोक्रेसी। हमने जो भी डिस्कस किया ना ऊपर, ये प्रेसिडेंशियल रूल या फिर ये हर समय नई इलेक्शन करा देंगे, तो ऐसे तो ना तो फेडरलिज्म बचेगा ना डेमोक्रेसी बचेगी दोस्तों। हमारी इस डिस्कशन में आगे चलते हुए हम जो ये इसके पॉइंट्स हैं, आखिरी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। It highlights the importance of preserving the federal structure of India and the role of state level democracy in balancing the power. देखिए दोस्तों, जब वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात होती है तो जो मेन फोकस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है। ऐसे में होगा क्या कि जो स्टेट ड्रिवन जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अंडर द कारपेट दब जाएंगी, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा ऐसे में। तो इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आधी पावर आपने बांटी हुई स्टेट में और आधी आपने बांटी है यूनियन के अंदर। तो इस चीज़ को लेकर कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं बची रहेगी जब वन नेशन इलेक्शन होगा, क्योंकि पूरा ध्यान जो है, पूरा फोकस जो है वो सेंट्रल के ऊपर जाएगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को दबाव महसूस करेगी, जो कि सही बात भी है। इलेक्शंस आर प्राइमरी फॉर्म ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम and the simultaneous elections could limit public engagement। देखिए दोस्तों, हमारे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट। आपने देखा अभी कि कई स्टेट्स में जो है वो बीजेपी की सरकार है और कईयों में कांग्रेस की सरकार है, बट एट द एंड जो यूनियन में गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है पिछले 2 टर्म से। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं कांग्रेस कहीं लेफ्ट आउट फील करी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए थे जहाँ पे कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार आई भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस का डोमिनेंस है या फिर बीजेपी का डोमिनेंस है। हर जगह अपना अपना जो फेवरेटिज्म है वो होता है। जैसे स्टेट लेवल पे अलग फेवरेटिज्म है या फिर सेंटर पे कहें तो वहाँ पे अलग है। तो इसीलिए जो हमारी जनता है, हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत क्रूशियल तो है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इस वर्ल्ड की। तो इलेक्शन जो है एक तरीका होता है कि हमारा पार्टिसिपेशन होगा। तो जब वन इलेक्शन वन नेशन की बात होती है तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी कोई चॉइस की बात नहीं होगी, क्योंकि एक ही टाइम पे इलेक्शन होंगे तो ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं कि हमारी चॉइसेस, हमारी स्टेट लेवल पे चॉइसेस क्या है या हमारी यूनियन लेवल पे चॉइसेस क्या है। तो ये सब काफ़ी बढ़ जाती है। और वैसे भी जो जनता को मौका मिलता है अपने नेता को चुनने का, वो हर 5 साल बाद मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी 1 साल 5 साल में करा लिया, उसके बाद बीच में अगर काम अच्छा नहीं लगा तो हाँ भैया आ जाओ आप, बस आपके बस की बात नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो एक बार अगर किसी नेता को चुन लिया तो अगले 5 साल तक वही जो सरकार चलाने वाले हैं। तो किसी भी नेता को चुनना काफ़ी डिसीजन, जो ये डिसीजन होता है ये काफ़ी इंडिविजुअल लेवल पे भी होता ही है, और जो पब्लिक जो है वो एक साथ मिलकर डिसीजन लेती है इस चीज़ का। ओके दोस्तों, सो ये जो पहला टॉपिक था, आई होप कि आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है इसके अंदर, कि क्यों जो हमारे भारत के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो अभी काफ़ी हॉट ट्रेंडिंग में चल रही है पिछले कुछ दिनों से, क्यों फीजिबल नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल था। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये न केवल आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देगी, बट साथ ही में आपको इनकरेज करेगी कि आप डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकें और अपनी नॉलेज को जो है एक्सपेंड कर सकें। हमने कल बात की थी फूड सिक्योरिटी के बारे में, या फिर जो अगला टॉपिक जो ये टॉपिक है हमारा, ये पॉलिटिकल को लेकर है। जो कल का था वो फूड को लेकर है, जो या कल के 2 में एक किया था वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। तो ऐसे डिफरेंट एरियाज़ में जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपकी नॉलेज जो है वो काफ़ी एक्सपेंड होना शुरू करेगी। आप किसी भी चीज़ को लेकर सीमित नहीं रहेंगे, आपके पास हर फील्ड की थोड़ी जानकारी रहेगी। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो वीडियो है, ये मेरा जो सीरीज़ है,
इसको पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट फील्ड्स में क्या हो रहा है, उन सभी चीज़ों से आप रूबरू हो पाएंगे। सो दैट इज़ बेसिकली अबाउट दिस आर्टिकल दोस्तों। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ स्पॉटलाइटिंग अनदर बॉर्डर पॉइंट, द रोग चैनल। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा दोस्तों, ये हमारे बीएसएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवानों की टुकड़ी। और जो न्यूज़ है, ये दोस्तों बात हो रही है सर क्रीक जो लाइन है। क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारी जो भारत है उसके अंदर कई जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनके नाम्स हैं। जैसे आपने सुना होगा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, या LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। या फिर LOC जो है कारगिल, आपने मूवी देखी होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल वो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में एट द कश्मीर स्टेट, जहाँ पे वहाँ पे ये जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ की जो लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर, उसका नाम है LOC। वैसे ही गुजरात स्टेट से जो लगता हुआ बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान का, उसको हम बोलते हैं सर क्रीक लाइन। अब हुआ क्या है वहाँ पे दोस्तों कि हमारे जो माननीय होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने हाल ही में विजिट किया है, जो कि जगह का नाम है हरामी नाला। मैं कोई कर्स वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो उस जगह का एक्चुअल नाम है वो यही है, हरामी नाला। तो पहला जो पॉइंट है उसके अंदर क्या कहा है कि BSF बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पुलिस BOPs इन कच्छ गुजरात अराउंड द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है इन द स्टेट ऑफ गुजरात, उसके अंदर जो कच्छ का इलाका है, वहाँ पे जो हरामी नाला है, वहाँ पे हमारे जो होम मिनिस्टर जी उन्होंने विजिट किया था। अब हुआ क्या है कि वहाँ पे द हरामी नाला एरिया हैज़ हिस्टोरिकल क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन इन हिस्ट्री। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है। तो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता क्या है कि जहाँ पे भी थोड़ा लूज होता है ना, वैसे तो हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने फेंसिंग कर रखी है, लेकिन कुछ इलाकों में फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जहाँ से जो इलीगली जो वहाँ के मतलब क्रॉस बॉर्डर जो लोग आते जाते हैं इलीगली, उसको क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब जो लोग आएंगे जाएंगे वो ऑब्वियस सी बात है कुछ मिसयूज भी करेंगे, जैसे कि ड्रग्स का रैकेट चलाना या फिर आर्म्स का रैकेट चलाना। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है ये हरामी नाला है, ये जो एरिया है ये काफ़ी पसंदीदा इलाका है, क्योंकि यहाँ पे कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पे नेचुरली बैरियर है। अब नेचुरल बैरियर से मेरा क्या मतलब है दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि जो हमारा बंगाल का इलाका है वहाँ पे एक आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट प्लेस, दलदली इलाका जैसे कहते हैं ना, वो है सुंदरबन। यस एग्जैक्टली, ये नाम याद आया, सुंदरबन जैसा एरिया है, वैसा सेम टू सेम है इधर हरामी नाले के पास। अब इसके दो साइड है, जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ पे तो काफ़ी क्लियर मतलब पानी है, मतलब आप वहाँ पे चल भी सकते हैं एंड ऑल ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन हमारी साइड जो भारत के साइड जो ये एरिया है ना, हरामी नाला जो है मतलब ये जो एरिया है ये काफ़ी दलदल इलाका है। यहाँ पे आप पैदल तो नहीं चल सकते, क्योंकि ये एक काफ़ी मार्शी काफ़ी जो होता है ना दलदल इलाका वैसा है। और इस चीज़ को लेकर एड्रेस करने के लिए जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी कुछ ठीक है इलाका, वहाँ तो पैदल चल सकते हैं, काफ़ी पानी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे उस चीज़ को लेकर हमारी जो फोर्सेस हैं वो सही से सिक्योरिटी नहीं दे पाती। तो उस चीज़ का तोड़ निकालने के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है 9.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर इक्विप्ड विद एडवांस कैमरास टू एनहांस इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटी। तो हाल ही में जो 9.5 मीटर का जो ये टॉल ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर जो इक्विप किया है वहाँ पे, इसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग कैमरास लगाए गए हैं। एंड आई टेल यू गाइस, ये जो कैमरा है ये काफ़ी हाईटेक कैमरास है, लगभग एक कैमरा की कीमत अराउंड 3 करोड़ के आसपास है। तो ऐसा कुछ एडवांस फीचर्स लगाना वहाँ पे काफ़ी मददगार हो सकता है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। एंड इसके अलावा जो इसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ 361.35 करोड़ वर इनिशिएटेड टू स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड फुलफिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ सिक्योर बॉर्डर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है सिक्योर बॉर्डर, उस चीज़ को लेकर जो है हाल ही में
प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं कई 361 करोड़ रुपीज़ के इसके अंदर। जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि हाई टेक कैमरा इंस्टॉल करना, प्लस साथ ही में कुछ ऐसी बोट्स वगैरह हमने इंडक्ट की है बाहर से, जो कि काफ़ी इजीली वो जो मार्शी इलाका है वहाँ पे हमारे जो जवान हैं वो कैरी कर सके और जो पेट्रोलिंग में उसे मदद कर सके। The Harami Nala is a 25 km long water body that flows from Pakistan to Kutch, India, and has a unique characteristics including tidal waters surging from Pakistan। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो टाइडल वाटर्स हैं मतलब कि पाकिस्तान के साइड जो है वो तो काफ़ी सही है, मतलब वहाँ पे इतना मार्श नहीं है कि वो लोग आराम से पेट्रोलिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारी साइड काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये कुछ फंड रेज किया गया है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा। एंड द BSF इम्प्रूव्ड इट्स एबिलिटी टू पेट्रोल द एरिया यूजिंग ऑल ट्रेन व्हीकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ व्हीकल्स हमने इंडक्ट की हैं, ATVs, स्पीड बोट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि वो 9.5 मीटर का टॉल जो पोस्ट लगाया था वो, प्लस द कैमराज हैव बीन इंस्टॉल्ड, इन सब के जो लेकर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव किया है हमारी BSF ने वहाँ पे। The construction of embankments and road infrastructure along the international border allowed for the establishment of new observation posts to prevent infiltration। हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया है दोस्तों वो इसी चीज़ को रिलेटेड है कि जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोका जाए कैसे भी करके, मतलब जो हुक और बाय क्रुक, क्योंकि हमारे जवानों के लिए काफ़ी मुश्किल होता था वहाँ पे पेट्रोलिंग करना, तो इसीलिए काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है। एम्बैंकमेंट्स बनाना, ये ATVs लगाना, सर्वेलिंग कैमरास वगैरह इंस्टॉल करना, ये सभी जो है मदद करेंगे हमारे BSF को उस बॉर्डर इलाके को प्रोटेक्ट करने में। एंड आपको तो पता ही है हमारी जो जितनी भी आर्म फोर्सेस है दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। हर जगह कहीं भी हो दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट द ऑड्स। वो हर जगह अपना प्रेजेंस स्ट्रांगली पुट इन करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ क्रॉस बॉर्डर हो, चाहे चाइना के साथ, हर जगह। और बॉर्डर पे ही नहीं, हमारे जो जैसे कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक काफ़ी वायरल फ़ोटो थी जहाँ पे श्रीहरिकोटा से जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो CISF के जवान थे, दे ऑल्सो सेलिब्रेटेड। सो उनकी सुरक्षा के बिना ये सब संभव नहीं है, सो वी मस्ट ऑल रेस्पेक्ट देम। एंड इसी के साथ में दोस्तों कि आगे बढ़ते हैं हमारा जो आई होप कि आपको ये जो दोनों टॉपिक्स थे हमारे आज के एडिटोरियल थे वो समझ में आए होंगे। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, चाहे वो हमारे इलेक्शन को रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को लेकर हो। हमारी गवर्नमेंट जो है वो सख्त से सख्त कदम उठा रही है हर जगह। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी हेडलाइंस के बारे में। लेकिन क्या दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो हेडलाइंस हैं ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए हमने अभी तक 2 एडिटोरियल पढ़े हैं, अब हम कुछ हेडलाइंस भी देखेंगे और धीरे धीरे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो काफ़ी कुछ आना बाकी है। ये तो बस अभी मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों को थोड़ा अवेयर करना, बाकी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, आपको सिखाना बाकी है, मतलब काफ़ी कुछ शेयर करना बाकी है आप लोगों के साथ में। बट मेरा आपसे ये मैसेज है कि देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। देखिए कि अगर होता क्या है कि अगर आप देश की या दुनिया की खबरों से जब या फिर करंट अफेयर से जब आप वेल अवेयर होते हैं ना तो आपको हर जगह एक अप्रोच मिलता है। अब आप ये मत सोचिए कि मैं स्कूल में हूँ तो मेरा BSF से क्या काम या मेरा इलेक्शन से क्या काम, ठीक है, ये ऐसा मत सोचिए। देखिए हर जगह आप जब भी आप किसी चीज़ के बारे में समझते हैं या पढ़ते हैं तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी तो आप उस जगह पे अपना बेस्ट देके अपना बेस्ट कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए बेस्ट डिसीज़न लेंगे। जितनी बढ़िया आपकी नॉलेज होगी दोस्तों, जितना आप वेल अवेयर होंगे चीज़ों को लेकर, उतनी ज़्यादा आप एक वेल डिसीज़न ले पाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर। सो आप हर चीज़ का प्रो एंड कॉन जब जानते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ मच ईजी फॉर यू टू टेक हेल्पफुल डिसीजन फॉर यू। सो इसीलिए ये मत सोचिए कि मेरा क्या काम, मुझे इस बारे में क्या करना है जान के, ऐसा नहीं है दोस्तों। यू मस्ट बी वेल अवेयर। और इसी के साथ में दोस्तों ये जो हमारी सीरीज़ है इसकी जो हम हेडलाइंस पे पहुंच चुके हैं, हमने 2 एडिटोरियल्स कंप्लीट कर लिए हैं।
हमारा जो हेडलाइन का जो सेक्शन है इसके अंदर जो पहली हेडलाइन है वो है साउथ कोरिया कीन ऑन जॉइनिंग क्वाड सेज एनवॉय चैंग जिवॉक। जो साउथ कोरिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो जो साउथ कोरिया है वो काफ़ी कीन है क्वाड को ज्वाइन करने के लिए। आपको पता होगा दोस्तों, क्वाड एक 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया है। साथ ही में ये जो 4 देश हैं आपस में काफ़ी मीटिंग्स करते रहते हैं। मीटिंग इन द सेंस की पावर्स को रिलेटेड, डिफेंस के रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड इन सब के एग्रीमेंट होते रहते हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए साउथ कोरिया ने बात करी है। साथ ही में जो सेकंड पॉइंट है वो है राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर न्योमे एयरफील्ड नियर एलएसी इन ईस्टर्न लद्दाख। लद्दाख जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है किसी भी एरोप्लेन को लैंड कराना। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे कोई समतल जगह नहीं है। जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो आपके मन में आता होगा ना कि यार पहाड़ होंगे, झीलें होंगी, ये सब वगैरह, बर्फ़ होती होगी। तो ऐसे इलाकों में किसी एरोप्लेन को लैंड कराना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ BRO बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो डिफेंस की अलग अलग फोर्सेस हैं वो सभी काम करते रहते हैं ताकि हमारा जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट है वो इजी बनाया जा सके। इसलिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी उन्होंने न्योमा एयरफील्ड का जो फाउंडेशन स्टोन ले किया है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर। उससे क्या होगा, एयरफोर्स की जो प्लेन्स वगैरह हैं या कमर्शियल प्लेन्स जो है वहाँ पर उतर पाएंगे और कनेक्टिविटी जो है लद्दाख की हमारे देश के साथ काफ़ी अच्छी बढ़ेगी इससे। तीसरा पॉइंट है सेंटर टू स्टार्ट आयुष्मान भव हेल्थ स्कीम टुडे। केंद्र सरकार ने आज ही आयुष्मान भव हेल्थ स्कीम को इनॉग्रेट किया है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने आज ही जो इसका अनावरण किया है आयुष्मान भव हेल्थ स्कीम का। और हमारी जो चौथी हेडलाइन है वो है रिवैम्प्ड बुद्ध सर्किट सेट टू होस्ट MotoGP भारत। MotoGP भारत जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, MotoGP का जो सर्किट है एकमात्र हमारे भारत देश के अंदर वो है नोएडा के अंदर बुद्धा सर्किट। तो यहाँ पे MotoGP जल्द ही होस्ट होने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ एडिटोरियल्स और कुछ हेडलाइंस थी जो हमने डिस्कस करी। हमने बात करी आज कि क्यों हमें इन्फॉर्म रहना चाहिए। मैं आपको बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस देते रहता हूँ कि आपको क्यों इन्फॉर्म रहना चाहिए, आपको क्यों हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आप हर चीज़ों से अवेयर रहते हैं, आपको एक अपर एज मिलता है और आप एक अच्छा डिसीजन हमेशा ले सकते हैं। और हमने साथ ही बात करी कि आज कैसे। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सवाल है या आपका सुझाव है फ्यूचर टॉपिक्स रिलेटेड, सो प्लीज़ फील फ्री टू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है या कोई सवाल है तो अपना सुझाव है वो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। आपको हमारी सीरीज़ के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूबल है हमारे लिए, सो प्लीज़ शेयर इट विद अस। सो फ्रेंड्स, दैट्स रैप्स अप टुडेज एपिसोड ऑफ लॉ क्लासेस। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड शेयर तो आप कर ही देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइक करने से पहले आप इस पूरी वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक आपको एक पूरा इंसाइट नहीं मिलेगा न्यूज़ का। मैंने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी है, आउट ऑफ द जो न्यूज़ हैं उससे बाहर जाके भी आपको बहुत कुछ बताया है। तो इससे ये एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें। ठीक है, सो बने हुए हैं आप अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। इफ़ यू एंजॉयड टुडेज एपिसोड प्लीज़ गिव थम्स अप। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आप लास्ट तक बने हुए इसके लिए थैंक यू भी। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु वैल्यू स्टेइंग इन्फॉर्म्ड। जिन लोगों को इन्फॉर्म रहना पसंद है आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। सो thank you so much guys for joining us today. This is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next. See you soon.